ठीक है, पहले मैं आंसर राइटिंग पे कर दे रहा हूँ। जो भी आप एडिटोरियल से लिखोगे वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, ये ऑलमोस्ट 3 to 4 लाइंस में जाता है। अब इसमें इंट्रोड्यूस करने के 3 तरीके होते हैं जो स्टैंडर्ड तरीके होते हैं। पहला फैक्ट्स, दूसरा एवोल्यूशन, तीसरा डेफिनेशन। यही 3 तरीके हैं किसी भी आंसर को इंट्रोड्यूस करने के। लेट्स से क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया जाएगा फैक्ट से। आर्टिकल लेट्स से 13 to 40 39 याद नहीं है मुझे, बट आर्टिकल मेंशन्स होंगे। अगर इंडियन रेलवे के बारे में पूछा जाता है तो इंडियन रेलवे कैसे स्टार्ट हुई ब्रिटिशर्स के टाइम पे। लेट्स से वाटर कंजर्वेशन पे पूछा जाता है, क्लाइमेट चेंज से पूछा जाता है, तो इसमें आप डिफाइन करेंगे क्लाइमेट चेंज कैसे होता है। इसमें आप फैक्ट भी डाल सकते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ये 3 तरीके हो गए इंट्रोड्यूस करने के। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगेगा। ठीक, तो पहले इंट्रोडक्शन हो गया, फिर हमेशा 150 वर्ड के, मतलब ये यूजुअल फॉलो होता है, हमेशा नहीं होता, बट जो 150 वर्ड के क्वेश्चन होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, और जो 250 वर्ड के क्वेश्चन होते हैं 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला पार्ट, उसकी हेडिंग अलग बनेगी। एग्जामिनर को क्लियर दिखना चाहिए कि एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है तुम्हारी कॉपी चेक करने से, ठीक है। यहाँ पे तुम जैसे कॉपी चेक कराते हो, लाइन बाय लाइन चेक होगी। तुमको अगर कोई मिस कर दिया, तुम चढ़ जाओगे सर, उनके सर पे की सरी वाली लाइन आप मिस कर दी, इसमें ज़्यादा नंबर मिलना था, कुछ नहीं काम आता यूपीएससी में। उस 60 साल का कोई आदमी होगा, उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा तुम्हारी कॉपी चेक करने का। तुम्हें अपनी कॉपी इतनी आसान बनानी है कि वो एक बार ऐसे देखे और उसको सब कुछ दिख जाए कितना है। तो सब कुछ बहुत अलग अलग, सब कुछ बहुत अलग, बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। तो तुम अपनी कॉपी इस तरह से लिखो कि कोई वो पढ़ रहा है जो कि इंटरेस्टेड नहीं है कॉपी चेक करने में बहुत ज़्यादा, उसकी ज़िंदगी निकल गई, वो रिटायर होने वाला, ठीक है। तो जो भी डिवाइड होगा वो ऐसे एक बीच में पैराग्राफ बनेगा जिसमें हेडिंग बनेगी। लेट्स से क्लाइमेट, मान लो क्वेश्चन ले लेते, क्लाइमेट चेंज के कॉज, इफेक्ट और रेमेडी बतानी है। ये 250 वर्ड का मान लो क्वेश्चन हो गया। तो जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें आप डिफाइन करोगे, ठीक। पहला पार्ट बनेगा कॉज का, तो इसमें आप क्लियरली लिखोगे कॉज, ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि अब यहाँ से यहाँ तक कॉज है, ठीक। दूसरा, बहुत लोग होते हैं पैराग्राफ में लिखते हैं और सिलेक्शन हुआ, टीना डावी मैम का है, वो पैराग्राफ में लिखती थी सिलेक्शन हुआ है, बट तुम मोस्ट टॉपर्स कॉपी पढ़ोगे सारे के सारे पॉइंट्स में लिखते हैं। फायदा, पॉइंट्स में ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, पैराग्राफ में ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो टाइम ज़्यादा लेता है। पॉइंट इसमें एक लाइन लिख के छोड़ सकते हो। दूसरा, इसे पढ़ना आसान होता है। अगर तुमने 6 पॉइंट लिख दिया तो वो सीधा पढ़ लेगा कि यार 6 पॉइंट है, वो तुम्हें नंबर दे देगा। अगर तुम पैराग्राफ 5 लाइन का लिखे हो तो उसे भी ज़्यादा मेहनत लगेगी वो 5 लाइन पढ़ने में, ठीक है। तो कोशिश करो कि पॉइंट्स में आंसर लिखो, मोस्टली क्वेश्चन पॉइंट्स में ही आते हैं, ठीक है। मैं इस बार का मेंस किया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो कि पॉइंट्स में ना लिखा हो या पैराग्राफ में लिखा हो, तो पॉइंट्स में लिखो। दूसरा, मान लो अब इफेक्ट आ गया, तो अब इसका एक अलग पैराग्राफ बनेगा और उसको तुम सर्कल करोगे ये दिखाने के लिए कि अब मेरा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्लियर दिखना चाहिए कि यहाँ तक कॉज की बात हुई है, यहाँ से आगे इफेक्ट की, यहाँ पे रेमेडी की, ठीक। ये 3 अलग अलग पार्ट हो गए। अब कंक्लूजन वो एक लौता पार्ट है जो कि तुम्हें बाकियों से अलग करेगा, क्योंकि लोग यहाँ से यहाँ तक खूब मेहनत करते हैं बट कंक्लूजन बहुत हल्का दे देते हैं, क्योंकि उन्हें अगले क्वेश्चन में भागना होता है, क्लॉक हमेशा टिक कर रही होती है। तो पहले से कंक्लूजन का मैंने क्या तरीका निकाला था कि कुछ स्टैंडर्ड कंक्लूजन मैं प्रिपेयर करके गया था। तो लेट्स से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया तो मैं यही लिखूंगा कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए 3 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ज़रूरी है, ठीक। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सारे याद कर लो, वो लेट्स से पंचामृत इस बार की न्यूज़ में था, वो अगर मिलेट पे क्वेश्चन आ गया तो श्री अन्न। तो पहले से कंफ्यूजन तुम्हारे पास होने चाहिए, कुछ कैची वर्ड्स होने चाहिए ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गया, जैसे जो भी स्पीचेस में सुनते हो ना, विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सारे पहले से प्रिपेयर होने चाहिए तुम्हारे पास। हर, मान लो इन्वायरमेंट का अगर आंसर प्रिपेयर कर रहे हो, इन्वायरमेंट के 2 से 3 4 क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंट के पहले से 20 कंक्लूजन तुम्हारे पास तैयार होने चाहिए। अब वहाँ उसमें कौन सा चिपकेगा ये तुम डिसाइड करोगे, पर पहले से इकोनॉमी के 20 कंक्लूजन, पॉलिटी के 20 कंक्लूजन, इन्वायरमेंट के 20 कंक्लूजन, ये तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है, और जेनेरिक होने चाहिए, जो कहीं भी चले जाए,
ठीक है। अगर इन्वायरमेंट का कंक्लूजन देना है तो तुम अपने वैदिक टाइम का रेफरेंस दे सकते हो, वो किसी भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में चल जाएगा, ठीक है। तो जेनेरिक ऐसे कैची टर्म्स होने चाहिए, विकसित भारत हो गया। अब ये ऐसा है कि ये तुरंत इसको लिखोगे तो ये तुरंत अट्रैक्ट करेगा, ठीक। कुछ टर्म्स होते हैं, तो हर सब्जेक्ट का कंफ्यूजन पहले से प्रिपेयर कर लो। कुछ प्रोग्रेसिव आइडियाज होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, जिससे मैं ये नहीं कह रहा सारे आंसर में लग जाएगा, बट 50% आंसर में लग जाएगा। टॉपर्स कॉपी है विजन आईएएस पे, सबकी सारी टॉपर्स कॉपी मिल जाती है। पिछले साल की मुझे नाम नहीं याद है, जो AIR1 थी, इशिता किशोरी नाम था शायद, उनकी कॉपी पढ़ना और उनके कंक्लूजन देखना, तुम्हें साफ समझ में आएगा उनके कंक्लूजन तैयार थे। उन्होंने वहां बैठ के वो अच्छे अच्छे वर्ड्स नहीं सोचे, वो पहले से तैयार की हुई थी, उन्हें बस लगाने थे। तो ये भी तैयारी का एक पार्ट है कि हर सब्जेक्ट से 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 कंक्लूजन तुम पहले से तैयार करके बैठे हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है आंसर राइटिंग का। तो अब जब आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, लेट्स से एडिटोरियल कर रहे हो, ठीक है, तो 2000 वर्ड का एडिटोरियल आया, तो अब उस एडिटोरियल को इस फॉर्मेट में लिखना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ लाइन बाय लाइन लिखी, कोई इंट्रोडक्शन कोई कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। बट उसको तुम कैसे इंट्रोड्यूस करोगे 3 लाइन में, कैसे उसे डिवाइड करोगे, कैसे उसे पॉइंट्स में लिखोगे, कैसे अपने आंसर को इस स्ट्रक्चर में लाओगे, यही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर हर जगह चलता है। इसी स्ट्रक्चर को अगर तुम्हें आता है तो तुम वो आंसर भी लिख सकते हो जो तुम्हें पूरी तरह से नहीं आता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर पे मास्टर करना पड़ता है। 100 आंसर इस स्ट्रक्चर पे लिखोगे तो इस स्ट्रक्चर पे पकड़ बन जाएगी तुम्हारी। तो ये तुम्हारा आंसर राइटिंग का फॉर्म है, ठीक है। तो यही प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग के लिए। एडिटोरियल पढ़ो और इस फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly. क्लैरिटी ना हो तो पूछो। अभी कुछ और भी, ये बहुत जरूरी है। अंतिम में कुछ कितनी भी तैयारी कर लो, कितनी भी तैयारी कर लो, जब तक तुम ऐसे लिख के नहीं आओगे ना, एग्जामिनर कभी पूछने नहीं आएगा तुमने कितने घंटे मेहनत किया, तुम्हें कितना आता है, तुम्हें आते हुए को कैसे प्रेजेंट करना है। हाँ, एक और चीज इसमें छोड़ गए, ये हो गया स्टैंडर्ड आंसर, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सब लिख रहे होंगे। अब इसमें एक आता है वैल्यू एडिशन, इसमें एक आ गया वैल्यू एडिशन। अब तुम ऐसा क्या करोगे अपने आंसर में, जो कि जैसे जो अभी तक मैंने आपको बताया वो बाई एंड लार्ज सब करेंगे, ठीक है। जब लास्ट तक आप जाओगे तो आप भी करने लगोगे। तो अब कुछ चीजें होती हैं कि इससे वैल्यू एडिशन होता है, जैसे मैप बनाना। से इंडिया की ट्राइब का क्वेश्चन आ गया, तो आपने इंडिया की ट्राइब का क्वेश्चन आ गया, अब उसने ट्राइब में पूछा नहीं है कि इंडिया में कौन सी ट्राइब कहाँ है, पर आप ट्राइब लिख ही रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स बता ही रहे हो, तो साइड में एक इंडिया का मैप बना दिया कि बता दिया कि अच्छा यहाँ भील रहते हैं, यहाँ ये रहते हैं, तो 7-8 बना दो, नीचे लिखो ट्राइब्स ऑफ इंडिया और इसको एक बॉक्स में कर दो। अब ये अगेन ऐसी चीज है, अंतिम में खेल यही है कि एग्जामिनर की आंख को तुरंत अट्रैक्ट करना है। उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है तुम्हारी पढ़ने का, उस ये मान के चलो कि जो चेक कर रहा है उसका बिल्कुल मन नहीं है, पर तुमने मैप बना दिया, तुमने लेट्स से 7 पॉइंट लिखने हैं तो तुमने 4 पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट लिखने हैं, तो सीधा सीधा लिखने के बजाय तुमने 4 ऐसे लिख दिया, लीगल, इकोनॉमिकल, ये। अब ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका स्पेस बचाएंगी प्लस तुरंत ध्यान अट्रैक्ट करेंगी। फ्री हो जाए तब ये छोटी छोटी चीजें ऐड करना शुरू करो, ठीक है। अगर एक लेट्स से 1990 के बाद का एलपीजी रिफॉर्म पूछा, तो एक चार्ट बना के कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो की पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म, तो ये छोटे छोटे जो डायग्राम्स है ना, ये बहुत हेल्प करेंगे लास्ट में। यही तुम्हें एक एक नंबर एक्स्ट्रा दिलाएंगे, आधा नंबर एक्स्ट्रा दिलाएंगे, और 10 नंबर पे 100 रैंक डिसाइड होती है, ठीक है। तो आधा 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 नंबर वो होगा, वो तुम्हें 200 से लेट्स से टॉप 10 में लेके जाएगा, टॉप 50 में लेके जाएगा।
तो पहले जो मैंने बताया वो स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस करो, जब एक बार उस पर 100 आंसर हो जाए तब उसके बाद वैल्यू एडिशन। उसी एडिटोरियल में देखो कौन सा मैप ऐड किया जा सकता है, क्या डायग्राम ऐड किया जा सकता है कि जो आंखों को अट्रैक्ट करे। ठीक है, टॉपिक में 360 की वो कैसे करें, 360 की पूरा देखे कैसे 360 बहुत, कोई भी देखो यूपीएससी का अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सिंपल पैटर्न होता है। 3 तरीके से कोई भी चीज़ की एनालिसिस मांगता है। कोई भी टॉपिक देगा, पहले उसके प्रो बताओ, मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉपिक आ गया, ठीक है, ईवी का टॉपिक आ गया, ठीक है, ईवी के पॉजिटिव क्या है, ईवी के नेगेटिव क्या है, और तुम्हारे रिकमेंडेशन क्या है कि ईवी को लेके। ठीक, तो पॉजिटिव में लिख दोगे कि पैसा कम लगता है, थोड़ा पैसे बचते फ्यूल के, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, टेक्नोलॉजी एडिशन होता है। उसी में तुम नेगेटिव लिख दोगे कि चार्जिंग टाइम ज़्यादा लगता है, बैटरी फट जा रही है इंडिया में, कॉस्ट और भी एक जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस फिर तुम आगे रिकमेंड क्या करोगे कि ईवी के लिए क्या, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। दूसरा, हाइड्रोजन में इंडिया का वो है। तीसरा, लिथियम बैटरी का रिसोर्स है, वो नहीं है। किसी भी टॉपिक को वो एनालिसिस करने के लिए 3 पॉजिटिव, नेगेटिव, ये, ठीक है। और ये पहला तरीका हो गया, ठीक है, प्रो कॉन्स और रिकमेंडेशन। दूसरा एक होता है सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करना, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक एंगल, सोशल एंगल, टेक्नोलॉजिकल एंगल, एनवायरमेंटल एंगल, सिक्योरिटी एंगल, कल्चरल एंगल। ठीक, तो किसी भी टॉपिक को, एक ही टॉपिक को एनालिसिस करने के ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं। अब ये पर्सपेक्टिव कहाँ से है, ये तुम्हारे सिलेबस से ही आए हैं। ये GS2 हो गया, ये GS3 हो गया, GS1 हो गया, GS3 हो गया, GS3 हो गया, GS3 हो गया, GS1 हो गया। ठीक है, तो जब तुम सिलेबस कंप्लीट होगा तो ये मल्टीपल डायमेंशंस आ जाएंगे। अभी कोई ऐसे के बारे में पूछ रहा था, हाँ, तो जो ऐसे भी एक टॉपिक पे अगर 10 पन्ने लिखने हैं तो इसी तरह से ही एनालिसिस की जाती है। एक टॉपिक को खोलना है तो ऐसे, ठीक है। अब मान ले 10 डायमेंशन हो गया, इसमें और भी डायमेंशन हो सकते हैं, इंटरनेशनल डायमेंशन हो सकता है, इसमें स्पोर्ट्स डायमेंशन हो सकता है। ठीक, तो जब हर डायमेंशन पे आप एक एक पैरा लिखोगे तो वो अंतिम में 6 से 7 पन्ना बन जाएगा। इसी तरह से मोस्टली जो ऐसे होते हैं वो इसी तरह से डील किया जाता है। तो आप पूछ रहे थे क्या कैसे 360 करना है, यही अप्रोच रखनी है। और जो आप नोट्स बना रहे हो, हमेशा नोट्स ये सोच के बनाना कि 3 पन्ने का आंसर लिखना। ठीक है, तो जो भी टॉपिक उठाओ तुम्हारी नोट्स भी इसी तरह से होनी चाहिए कि एक ये पन्ना, एक अगला पन्ना और ये। तो किसी भी इश्यू पे इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करना। यूपीएससी डेप्थ नहीं चाहता है, मेंस में तो एटलीस्ट डेप्थ नहीं चाहता है कि तुम्हें बहुत टेक्निकल नॉलेज हो। ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है, पर अगर 1000 टॉपिक हैं, हज़ारों में घुस गए तो कब निकलोगे। तो इतना ही पता होना चाहिए हर टॉपिक के बारे में कि 3 पन्ना लिख सको, उसमें भी इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन तुम्हारा पहले से तैयार रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से एनालिसिस की जाती है। ठीक है, ठीक, पहले आप फिर आओ। ऑप्शनल की मैं अपने ऑप्शनल की बता सकता हूँ, बाकी मेरा सोशियोलॉजी का। हाँ, एक सेकेंड, आप क्या बोल रहे थे आप पहले पूरे? एक सेकेंड, एक का हो जाए। ठीक है, आपने पूछा, देखो पहली बात, हर ऑप्शनल अलग है, हर ऑप्शन की आंसर डीलिंग का तरीका अलग है। जैसे सोशियोलॉजी का पूछ रहे थे ना, अगर मुझे सोशियोलॉजी में लिखना है तो सोशियोलॉजी में थिंकर्स होते हैं। ठीक है, थिंकर्स होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। तो यही सब, ये जो इतने डायमेंशन है ना, यही चेंज होके मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो ये जो 7-8 डायमेंशन है, वैसे उस सब्जेक्ट की भी अपने 7-8 डायमेंशन खुल जाते हैं। तो जो मुझे लिखना होगा वो मैं इस डायमेंशन से लिखूंगा। ठीक है, तो ये सोशियोलॉजी के आंसर लिखने का तरीका। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन उसमें था, इसमें भी रहेगा। ठीक है, बट ये चेंज होके इसमें चेंज हो जाएगा। ये सोशियोलॉजी का तरीका है। अब अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हो तो उसका क्या तरीका है वो मुझे नॉलेज नहीं है, वो आपको ज्योग्राफी के ऑप्शन से पूछना पड़ेगा। न्यूज़पेपर से न्यूज़ किस तरह से करना है, देखो मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने अब न्यूज़पेपर सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ा था। ठीक है, तुम लोग डेली पढ़ रहे हो, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, बट मैंने पढ़ा था उसके लिए। मेरे पास अलग सोर्स थे,
जैसे कई सारी कोचिंग है जो दिन भर का न्यूज़ 2 पन्ने में दे देती हैं, ठीक है। मेंस 365 आती है जो हर इशू को इस फॉर्मेट में पॉजिटिव, नेगेटिव और रिकमेंडेशन इसमें दे देता है। ये मंथली मैगजीन्स आती हैं। तो मैं हर दिन 1.5 घंटा लगाने के बजाय महीने में 4 घंटा लगा के एक ये पढ़ लेता था, उससे टाइम बचता था, ठीक है। अब रही बात न्यूज़पेपर कैसे पढ़ने की, तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कौन सा इशू प्रीलिम्स के लिए है, कौन सा इशू मेंस के लिए है। अब जैसे तुमने न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कोई फ्लावर है, कोई एनिमल है जो न्यूज़ में था, वो मेंस में कभी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, वो प्रीलिम्स से रिलेटेड न्यूज़ है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि वो उस एनिमल का नाम क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, वो इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्या है, कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, कौन सी जगह पे रहता है, कौन सा उसके हैबिटाट है। तो ये 4-5 डायमेंशन आ जाने चाहिए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का ये मतलब नहीं कि तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा और छोड़ दिया। न्यूज़पेपर का पढ़ने का मतलब है, यूपीएससी कभी ये नहीं पूछेगा कि क्या न्यूज़ में था, वो टॉपिक उठाएगा जो कि न्यूज़ में था और उसकी हिस्ट्री में चला जाएगा, ठीक है। मान लो एलिफेंट्स न्यूज़ में रहे, तो वो एलिफेंट ये नहीं पूछेगा कि जंगल में आग लगी थी, कितने एलिफेंट भागे, उसको बस एलिफेंट से मतलब है या वो किस जंगल में आग लगी उससे मतलब है, और वो पूछ लेगा कि आग लगने के कॉज क्या होते हैं, ठीक है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कहाँ के जंगल में आग लगी। समझ लो कैसे न्यूज़ को देखना है कि न्यूज़ का पीछे जाना है, ठीक है। अगर एनिमल है तो फिर उसकी डायमेंशन है। अब यही अगर मान लो मेंस से रिलेटेड न्यूज़ होती, ठीक है। मान लो कोई मान लो अभी वो एस्पियोनाज वाला टूल था ना, क्या नाम था उस सॉफ्टवेयर का, स्पाईवेयर था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, कोई स्पाईवेयर था। तो अब वो स्पाईवेयर न्यूज़ में है, यूपीएससी कभी ये नहीं बोलेगा कि ये वाला स्पाईवेयर न्यूज़ में क्यों था या वैसे, वो स्पाईवेयर की हिस्ट्री में जाएगा, वो बोलेगा कि स्पाईवेयर के क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, ठीक है। अगर स्पाईवेयर से इंडियन सोसाइटी या इंडियन टेक्नोलॉजी को बचाना है तो क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो ये तरीका होता है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का, ठीक है। या हाँ, आप बोल रहे थे कुछ, यही ऑप्शनल करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन है? डाइवर्सिटी टॉपिक, डाइवर्सिटी लैंग्वेज कौन से डाइवर्सिटी, ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत लोग को ये रियलाइज़ होता है बहुत देर में। जैसे मैं GS1 का आंसर लिख रहा हूँ, ये मैं गलती करता था, तो GS1 के ही हिसाब से लिखता था, उसमें GS2 के डायमेंशन नहीं लाता, GS3 के नहीं। बट जब आप आंसर लिखोगे तब सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जैसे अभी आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, वही एक टॉपिक आपको एक पर्सपेक्टिव से पता है, ठीक। जब आप GS2 पढ़ोगे तो वही टॉपिक आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से पता चलेगा। तो जब आप आंसर लिखो तो ये मत देखो कि ये GS1 का आंसर है या 2 का आंसर है, जितना आता है वो उसमें लिख दो। लेट्स से पंचायती राज का कुछ सोशल कॉन्सिक्वेंसेज है, पंचायत पति हो गया, ठीक है, या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो GS1 में आ गया, लेकिन पंचायत टॉपिक GS2 में भी है। तो जब लिखो तो पंचायत पति को GS2 में ही मेंशन करो, आंसर कभी वाटर टाइट नहीं होगा, ठीक है। जब आप आंसर लिखोगे, इनफैक्ट ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा कि आप अलग अलग टॉपिक को रिलेट कर सकते हो एक तरीके से, ठीक है। तो पहला यही है कि पहले सिलेबस को खत्म होने दो, एक ही टॉपिक कई सिलेबस में आएगा, उसको पहले एक नॉलेज लो, और जब आंसर लिखो तो ये सोच के मत लिखो कि GS1 का या 2 का, उसे पूरी तरीके से लिखो, ठीक है। तो ये हर जगह चलेगा, ये बहुत ज़्यादा जब तैयारी खत्म होने लगेगी ना, सारे GS आपस में मिलने लगेंगे, ठीक है। तो वही जैसे पिछली बार 2020 का क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन का इसका क्रिप्टो करेंसी का इम्पैक्ट सोसाइटी पे पूछा था। अब क्रिप्टो करेंसी GS3 का क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी GS1 का क्वेश्चन है। तो यूपीएससी तुमसे डिमांड करता है कि तुम अलग अलग जो भी टर्म्स हैं उन्हें तो आपस में मिला सको, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, आंसर ऐसे लिखो कि ये ना पता हो कि कौन से GS का आंसर है वो, ठीक है, ठीक है। अब और कौन था, और ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब किसी दिन का टारगेट हम बनाते हैं, टारगेट लेकर चलते हैं, तो एनीहाउ वो टारगेट किसी तरह से छूट जाता है, अगले ये आपको प्लानिंग स्टेज पे करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ना कि महीने में 4 दिन ऐसे आएंगे जो खराब ही जाने हैं, तो मेंटली प्रिपेयर करो। जब प्लानिंग कर रहे हो ना, तो इसी हिसाब से करो, जो प्लान करो 5 या 5.5 दिन का प्लान करो, ठीक है। अब वो जब 5.5 दिन में जो चीज़ें रह गई, वो 6ठे दिन या 7वें दिन जाएंगी और पूरा हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्लानिंग इसी हिसाब से करो। हम लोग जब प्लानिंग करते हैं तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उसमें बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, कि 15 दिन में ये खत्म कर लूँगा, अगले 10 दिन में ये खत्म कर लूँगा, अगले 15 दिन में।
अब वो 15 दिन में अगर नहीं खत्म हुआ तो आगे के सारा प्लान खराब हो गया। तो जब आप प्लान करो, हमेशा प्लानिंग जब भी वीकली करना तो 5.5 दिन की या 6 दिन की मैक्स करना, ठीक है। अब अगर 6 दिन में पूरा हो गया तो संडे को रेस्ट कर लो, एक मूवी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वो छूट गया तो वो अगला दिन लगा दो जो छूटा उसे कवर करने में। उससे क्या होगा, आपके आगे के शेड्यूल खराब नहीं होंगे या बर्डन नहीं बनता जाएगा। तो ये आपको प्लानिंग स्टेज में ही करना है। जब प्लान करो तो ब्रेक ज़रूर प्लान करो, ठीक है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे ना तो फटीग आएगी बहुत बुरी तरह से, ठीक है। 3 महीने 4 महीने बाद फिर वो एक साथ आपका 15 दिन लेके जाएगी। अगर आपने, एक कोड था कि अगर आप ब्रेक लेना नहीं डिसाइड करते तो आपकी बॉडी डिसाइड करेगी कब ब्रेक लेना, और आपके लिए वो कन्वीनियंट टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रेक ज़रूर करना, क्योंकि 3 साल की लड़ाई बहुत तेज भागना नहीं है, कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी है 7 से 8 घंटे। 6ठे दिन 7वें दिन हाफ डे का ब्रेक लिया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लानिंग स्टेज में ही करो कि 10 हफ्ते भर की प्लान, एक दिन करो एक्स्ट्रा रखोगे तो जो बर्डन होगा वो उस एक दिन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पीछे कोई था। हाँ, मेंस के लिए जैसे अभी मैंने देखा नहीं है बहुत ज़्यादा, बट जितना मुझे अभी समझ में आ रहा है 2 मिनट में कि ये आंसर राइटिंग के हिसाब से कोई टॉपिक पढ़ाया गया और उससे रिलेटेड आंसर लिखना है, ठीक है। तो अब अगेन लिखने, क्या हुआ? बीच में डायमेंशन बनाने के लिए स्पेस छोड़ा, अच्छा, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, डायमेंशंस के लिए स्पेस। क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आंसर का स्पेस है, ठीक है, मतलब आंसर का स्पेस है ना। हाँ, तो बेसिक आइडिया आंसर राइटिंग है। तो अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो हेल्प तो करेगा, ठीक है। पर देखो कि जो क्वेश्चन है वो, जैसे अभी आप जिस स्टार्टिंग फेज में हो ना, ये बहुत हेल्पफुल है। बट एक टाइम के बाद आपको फिर देखना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में आधा स्पेस है तो क्या ये क्वेश्चन 3 पन्ने में आ सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप देखनी पड़ेगी। फर्स्ट लुक जो अभी समझ में आ रहा है कि दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन आंसर राइटिंग, बट उसके आगे 1-1.5 साल बाद आपको फिर इंडिपेंडेंट प्रीवियस ईयर सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व मार्केट में मिल जाएगा, पर कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप अपने हाथ से 10 साल का पेपर सॉल्व करके नहीं बैठोगे, तब तक मेंस नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के लिए ठीक है, बट ये फाउंडेशन है, ये एंड नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे, इसके आगे प्रीवियस 10 ईयर के पेपर हाथ से सॉल्व करने हैं, ठीक है। ठीक है मैम, आप बोल रही थी पीछे। देखो, अगेन मैं यही चीज़ बोला था कि हमने यूपीएससी का हवा बना रखा है, इसलिए वो एग्ज़ाम और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जितना वो डिफ़िकल्ट है उससे ज़्यादा, ठीक है। कि अगर आप प्रीलिम्स के कट ऑफ देखोगे या मेंस से कट ऑफ देखोगे, 50% से कभी ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो आधा ही करना है, मतलब आधे मार्क्स भी आ जाते हैं जितना पूछा है तो हो जाएगा। रही बात कि टिप्स पे होने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, टीपीएसपी हो गए, प्रीएम्बल हो गया, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आएगी। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल या हर दूसरे साल क्वेश्चन बन रहा है। जहाँ से बार बार बन रहा है वो आपके टिप्स पे होना चाहिए, जहाँ से बार बार नहीं बन रहा है वहाँ पे आप थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है, ठीक है। अब रही बात, जैसे अगर आपने 100 मान लो 100 इशू है, यूपीएससी बोलता है हम इसी 100 से क्वेश्चन पूछेंगे, अब और कट ऑफ 50 ही होगा। अब 2 तरीके ऐसे करने के, या तो आप 50 टॉपिक पढ़ लो इतना अच्छा कि 50 में 50 स्कोर कर दो, कट ऑफ क्लियर कर दो, या आप 100 टॉपिक ऐसे पढ़ो कि 50 भी गलत हुए तो 50 तो सही होंगे। तो प्रिपरेशन इस तरह की जाती है कि सब पढ़ा सब कुछ जाता है, फिर कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो कट पिटा के 50% तो मार्क पीट के पहुंच ही जाता है। प्रिपरेशन इस तरह की जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी करोगे, जो टॉपिक रिपीट हो रहा है वो टिप्स पे होना चाहिए, जो टॉपिक रिपीट नहीं हो रहा है, ऑब्सक्योर है, वो आपको बस एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। Look, the first mistake that you should try to avoid, that I did, is try to rush through the syllabus. When I started to prepare for civil services, it was during COVID lockdown. So I had no teachers available. At that time, the online coaching industry was not at that much peak. So what I did is I picked up a book and I go through it in 1 month. Again, in the next reading, I go through it in 20 to 25 days. So that was the mistake I did. आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, जब अभी मैंने पहले ही बोला था कि अभी आप फाउंडेशनल स्टेज पे हो, फाउंडेशन पे बहुत टाइम लगाओ, तो जब स्टार्टिंग में सिलेबस को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो जो भी टॉपिक पढ़ना एकदम थरो पढ़ लो, ये सोच के पढ़ो कि आगे बस एक बार देखना पड़े बस,
ठीक है। दूसरा, सिलेबस में गैप मत छोड़ना। जैसे बहुत लोग ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि 70 to 80% इशू प्रिपेयर कर लिया, 20% आ गया तो वो देखिए, क्योंकि ऑप्शनल में तो आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप चूज कर सकते हो आपको क्या आंसर करना है, ठीक है। ये मत करना। जो सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट पूरा तैयार होना चाहिए। तीसरा, हर चीज़ पे आपके पास नोट्स होनी चाहिए। सिलेबस देख लो, सिलेबस पॉइंट्स में होते हैं कि ये इंडियन सोसाइटी है, ये ट्राइब है, ये है। तो हर इशू पे आपके पास नोट्स होने चाहिए। अंतिम में आपके पास बुक खोलने का टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो वैसी नोट्स होनी चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक पे 3 पेजेस लिख सको। सिंस आप ये सारे ऑप्शनल के लिए, सोशियोलॉजी स्पेसिफिक क्या है, सोशियोलॉजी में थिंकर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप जब तक आप थिंकर्स कोट नहीं करोगे आंसर में, आपके आंसर में ना वजन आएगा ना मार्क्स आएंगे। तो सोशियोलॉजी स्पेसिफिक कि जो भी आप टॉपिक पढ़े, एटलीस्ट 4 से 5 थिंकर उसमें मेंशन होने चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द समथिंग दैट यू शुड। अगेन यही मैंने बोला कि इस शायद आपका क्वेश्चन था मीन्स के, हर टॉपिक पे इतना नोट्स होने चाहिए कि 3 पन्ने का आंसर लिख सको बिना सोचे। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे अगर मान लो इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हो, पावर एक चैप्टर अभी आगे आएगा, अभी आपने स्टार्ट किया, आगे नहीं आया। पावर के मल्टीपल थिंकर्स हैं, ठीक है। फंक्शनिस्ट थिंकर है, मार्क्सिस्ट थिंकर है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इलिटिस्ट थ्योरी है। तो हर टॉपिक पे मान लो इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर है, तो उसे परेटो हो गया, मॉस्का हो गया। हर टॉपिक पे इतना मटेरियल होना चाहिए कि 3 पेज का आराम से आप लिख सको, और यही नोट्स है। और ऑप्शनल की नोट्स के लिए खास बात यह है कि एक तो आप नोट्स बनाओगे बड़ी, जब तक अंत में देखोगे तो 4-5 कॉपी आपकी ऑप्शनल के नोट से बढ़ जाएगी, पर वो नोट्स अंतिम वक्त में काम नहीं आते। जब आपके पास 1 हफ्ते का टाइम होगा ना, तो रिवीजन के लिए मिलेगा नहीं। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ो, जैसे मैंने लास्ट मिनट में मैंने अपना पेपर 1 ऑलमोस्ट 21 पेज में श्रिंक कर दिया था, ठीक है। 21 पेज में पूरा पेपर 1 खत्म था, और वही पढ़ के मैं ऑप्शनल देने गया था। तो जो भी, जैसे अभी तो आप प्रिपरेशन अभी स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो अभी बड़ी नोट्स बनेंगी। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कैसे उस नोट्स को श्रिंक करें, ताकि बस एक बार नज़र ही दौड़ानी हो कि हाँ ये टॉपिक याद आ गया। अब अगर पुराना देखना तो बड़ी वाली नोट्स खुलेगी, पर बड़ी वाली नोट्स मोस्टली बंद रहेगी। आप छोटी नोट्स देखोगे, इसमें कुछ नहीं समझ में आया, फिर आप बड़ी नोट्स रेफर करोगे। तो जो भी उसे कंडेंस करो, 30, 35, 50 पेज से ज़्यादा आपका पेपर 1 50 पेज में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये नोट मेकिंग स्ट्रेटजी, 2 नोट्स बनती हैं, एक जो अभी आप क्लास से बना रहे, एक जो आप क्लास खत्म होने के बाद अपने हाथ से बनाओगे, ठीक है। सोशियोलॉजी की, ठीक है। सोर्सेज मेरे क्या थे, एक ट्रायम्फ आईएएस करके कोचिंग है, तो जैसे मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी, तो जो ट्रायम्फ आईएएस की कोचिंग है उनके नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो वो नोट्स ऑलरेडी बहुत ही कंडेंस्ड हैं, और बहुत ही मुझे उसकी बुक का नाम नहीं याद आ रहा, जो मोटी सी ऑरेंज कलर की बुक होती है, क्या नाम है सोशियोलॉजी का, याद नहीं आ रहा, मुझे भी बुक का नाम याद आ रहा है। समझ गए ना कौन सी बुक याद कर रहा, उसे पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो वो उसी से निकाल के बनाई गई है। तो मैंने ट्रायम्फ आईएएस की नोट्स करी थी, 1-2 टॉपर्स हैं जिनकी नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उन तीनों को मिला के मैंने फिर अपनी नोट्स बनाई थी। तो ये मेरा सोर्स था। अगर आप किसी कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको नोट्स दिलाई जाएगी, फिर आपको वहाँ नोट्स बनवाई जाएगी। बट जैसे मैंने कहा, जब वो क्लासेस खत्म होंगी, जब आप रिवाइज करोगे, तो आपको एक अपनी नोट्स बनानी पड़ेगी, ठीक है, कंडेंस्ड, मुश्किल से 40-50 पन्ने के, क्योंकि ऑप्शनल बड़े होते हैं, कई कॉपियाँ भर जाएंगी, वो नहीं आता रेफर, ठीक है। तो उस तरह से आपको नोट्स बनानी पड़ेगी, और वो अभी मुझे नहीं याद है, बट मैं आपको फिर वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, सोशियोलॉजी के सोर्सेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपको मिल जाएगा। सृष्टि देशमुख मैम है शायद, हाँ, उन्होंने सोशियोलॉजी के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो उस पर आपको सारे सोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, कौन अगेन 3 स्टिकी नोट्स, स्मार्ट नोट्स, और हर सब्जेक्ट के अलग 3 क्वेश्चन। पहला, स्टिकी नोट्स तब यूज़ किए जाते हैं कि जब आपने नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है, अब उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन पता चली है आपको, जो कि बीच में डालनी है, ठीक है। तो वो तुम बीच में डाल दो, उसके लिए स्टिकी नोट्स यूज़ किए जाते हैं। कभी प्रॉपर नोट्स स्टिकी नोट्स में नहीं बनाई जाती है। या मान लो तुम्हें कुछ याद करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद करनी, तुमने बना के चिपका दिया, जिससे तुम देखते रहोगे तो याद हो जाएगी। ये काम होता है स्टिकी नोट्स का, ठीक है। ये हार्ड पे चलता है। दूसरा, स्मार्ट नोट्स की बात हुई है।
स्मार्ट नोट्स ज़्यादातर कहाँ काम आते हैं, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में, क्योंकि करंट अफेयर्स आपने ऑनलाइन पढ़ ली न्यूज़, आपने वहाँ से कट किया इंडियन एक्सप्रेस को, आपने एवर नोट्स में डाल दिया। बट स्मार्ट नोट्स कहाँ कम काम आते हैं, जब आप बुक पढ़ रहे हो। अब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, ऑलरेडी आपके पास बुक है, अब आप बुक को स्कैन करोगे और फिर उसे डिजिटाइज करोगे, उससे अच्छा वहीं बना लो नोट्स, ठीक है। या आपने कोचिंग पढ़ी, तो कोचिंग में आपको जो नोट्स प्रोवाइड हुई है उसको आप डिजिटाइज करो, उससे अच्छा कि आप वहीं पे कर लो, ठीक है। तो स्मार्ट नोट्स बहुत अच्छी चीज़ है, क्यों? क्योंकि वो आपका एफर्ट बहुत कम कर देती है, आप सीधा कट करके पेस्ट कर सकते हो वहाँ, पर वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। और स्मार्ट नोट्स की एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब आप हाथ से नहीं लिखे होते ना, तो उसे याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। आप ये स्टिकी नोट्स हो गए या इसके नोट्स हो गए, तो इसमें क्या है कि आपने हाथ से लिखा है, अपने हाथ से लिखा है, वो याद रह जाता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है। तीसरा, हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनते हैं, तो अगेन हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। GS2 के बनाना है तो आर्टिकल ज़रूरी हैं, GS3 का बनाना है तो फैक्ट ज़रूरी है, तो हर उसके वही हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे बताया ना, मेंस की उसकी हिस्ट्री में जाओ, उसके रिकमेंडेशन में जाओ, ठीक है। तो नोट्स इसी तरह बनते हैं। एक इशू मान लो GS3 में टेक्नोलॉजी का तुम बना रहे हो, तुमने ऊपर बना दिया लेट्स से हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी का किया, ठीक है। इसके नोट्स बनाने हैं, तो अब इसके हाइड्रो पावर के इंडिया में पोटेंशियल क्या क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके इश्यूज़ क्या क्या हैं। अब अगर प्रीलिम्स का ये देखना है तो कौन मेजर डैम्स कहाँ कहाँ पे हैं, इसका इंटरनेशनल इंडिया पाकिस्तान पे क्या इशू है, या इंडिया चाइना पे क्या इशू है, तो ऐसे नोट्स बनेगी, ठीक है। एक टॉपिक उठाओगे, उसके कई डायमेंशंस होंगे और उस नोट्स में सारे डायमेंशन एक ही जगह पे कर दोगे, तो जब तुम्हें अगली बार हाइड्रो पावर उठाओगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती स्ट्रैटेजी, हर सब्जेक्ट की अपनी स्ट्रैटेजी है, ये सही है, लेकिन नोट्स बनाने का तरीका एक ही रहता है मोस्टली, ठीक है। मल्टीपल डायमेंशन है जिन्हें कवर करना है। सर इसे कवर फिर से हर पर्सन पे वेरी करती है कि उसकी मेमोरी कितनी वो है। जब भी आप कोई नया इशू पढ़ते हैं तो उसको 3 तरीके से रिवाइज किया जाता है, एक विदिन 24 आवर, एक विदिन 7 डेज, एक विदिन 30 डेज। तो जो आज आप पढ़ रहे हैं उसे घर जाके आपको एक बार देखना है, फिर उसी टॉपिक को हफ्ते में एक बार और देखना है, फिर उसी टॉपिक को महीने में एक बार और देखना है। अगर आप ये कर लेते हो तो वो टॉपिक मोर ऑफन देन नॉट आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये रिवीजन हो गया जो अभी चल रहा है उसका। एक रिवीजन तब स्टार्ट होगा जब आपका यहाँ पे सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। मान लो 18 महीने की कोचिंग है, खत्म हो गई, 1 महीना फिर आप पूरा रिवाइज करोगे, वो 1 महीना आप अकेले रिवाइज करोगे, फिर रिवीजन वो एक अलग स्टार्ट होगा, तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो फैक्चुअल सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री फैक्चुअल हो गई, उसको आप लास्ट में रिवाइज करोगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम से पहले आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए। अगर आपने उसको शुरू में रिवाइज कर लिया तो एग्जाम आते आते आप वो फैक्ट भूल जाओगे, तो वो इस तरह से रिवाइज होगा। फिर वो आप 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलोगे और उसे कैसे आपने में वो बनाओगे वो आपके ऊपर है, पर इस तरह से रिवाइज, ये रिवाइज है पूरे सिलेबस का एग्जाम से पहले, ये रिवीजन है जो आप नया इशू पढ़ रहे हैं वो। और मोर आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी की मेमोरी जो है वो अलग अलग है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ेगी। बट मोस्टली यही 24/7/30 अगर आप फॉलो करते हो तो वो इशू आपका क्लियर हो जाएगा, आपके डीप मेमोरी में चला जाएगा वो। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.